मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो ये वर्गीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्गीकरण से हमें लाभ क्या है या वर्गीकरण का महत्व क्या है। चाहे हम लाभ की बात करें, चाहे आवश्यकता की बात करें और चाहे लाभ की बात करें, तीनों एक ही हैं। इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है 1.75 लाख जो है से अधिक जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अत्यधिक मात्रा में आज भी अज्ञात जीव भूमंडल पर उपस्थित हैं, जिनके बारे में या जिनकी अभी खोज नहीं हुई है। ऐसी संख्या लाखों की होगी। 1.75 से लाख से अधिक जंतुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है, उनकी पहचान हो चुकी है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो वैज्ञानिक इस कार्य में शामिल होते हैं उन्हें वर्गीकरणविद या टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। जो भी वैज्ञानिक किसी भी नए जीव की पहचान करता है, खोज करता है, उस वैज्ञानिक को टैक्सोनॉमिस्ट या वर्गीकरणविद कहते हैं। और इनसे वर्गीकरण से जो लाभ है उसकी बात हम करते हैं कि वर्गीकरण से कौन कौन से लाभ है। तो पहला लाभ है कि यह जीवित जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। जो जीवित जीव है उनका अध्ययन जो है वो सरलता से किया जा सकता है यदि जीवों का वर्गीकरण हो गया हो। दूसरा है किसी जीव में उसकी विशेष पहचान करने में सहायता करता
तीसरा है किसी समूह के कुछ जीवों का अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। अगर किसी भी समूह के कुछ जीवों का अध्ययन कर लिया जाए तो उस समूह के सभी जीवों के बारे में एक सामान्य घोषणा या एक सामान्य धारणा विकसित की जा सकती है कि इस समूह के ये लक्षण है, तो ये लगभग सभी जीवों में पाए जाएंगे। अगला लाभ है वर्गीकरण से कि यह विभिन्न समूहों के जीवों में परस्पर जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। विभिन्न समूह के जो जीव हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ जुड़ाव रखते हैं और इसकी जानकारी हमें वर्गीकरण से मिलती है। अगला पॉइंट है ये एक विशेष भौगोलिक स्थानों पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब उसके पर्यावरण के आधार पे जो जीव जहां पाए जाते हैं, यदि पर्यावरण के कुछ जीवों का अध्ययन कर लिया जाए तो उस पर्यावरण में पाए जाने वाले अन्य जीवों के बारे में भी हम कुछ धारणा बना सकते हैं। और अगला जो लाभ है सबसे महत्वपूर्ण, ये जैविक विकास के बारे में सूचना देता है। अर्थात जीवों का विकास किस किस प्रकार हुआ है, उनका क्रम क्या है, ये वर्गीकरण से हमें ज्ञात होता है। अगला पॉइंट अब हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं नामकरण। इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। विज्ञान में नामकरण करने की शाखा को नामकरण प्रणाली या नाम पद्धति कहते हैं। अगला देखिए, विज्ञान में जो नामकरण करने की शाखा है उसको नामकरण प्रणाली या नाम पद्धति कहते हैं। और यह तभी संभव है जब किसी भी जीव के बारे में सही जानकारी हो और जिससे उसकी पहचान हो सके। नामकरण तभी संभव है
जब जीव के बारे में सही जानकारी हो, जिससे उसे पहचाना जा सके। अगला पॉइंट है, जीवों के नाम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है जिसको हम लोकल नेम कहते हैं या कॉमन नेम कहते हैं या वर्नाकुलर नेम कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय नाम या सामान्य नाम। हम अपने आसपास के स्थानों पर लाखों की संख्या में पौधे व जंतुओं के को उनके स्थानीय नाम, स्थान विशेष पर कुछ कहे जाते हैं, स्थानीय नामों से जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका हम वैज्ञानिक नाम नहीं जानते हैं, केवल स्थानीय नाम जानते हैं, और ये स्थानीय नाम हर स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, एक ही देश में एक स्थानीय नाम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक ही देश में एक स्थानीय नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल जाता है, एक देश से दूसरे देश में बदल जाता है। जैसे जिसको हम कहते हैं चाइना गुलाब, इसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं, अंग्रेजी में सू फ्लावर कहते हैं, और संस्कृत में पद्मचारणी। ये 3 नाम हमने आपको बताए कि जो चाइना गुलाब है इसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं, अंग्रेजी में सू फ्लावर कहते हैं और संस्कृत में पद्मचारणी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थानीय नाम है वो समय के साथ, स्थान के साथ और भाषा के साथ बदल जाते हैं। दूसरा प्रकार है, पहले हमने कहा स्थानीय नाम या सामान्य नाम, और दूसरा है वैज्ञानिक नाम।
नंबर 2 पे वैज्ञानिक नाम या इसी को कहते हैं तकनीकी नाम, टेक्निकल नेम, तकनीकी नाम। इसको पॉइंट में देखेंगे। वैज्ञानिक नाम ये निश्चित करता है कि जीव का केवल एक नाम हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि वैज्ञानिक नाम जो होता है वो ये निश्चित करता है कि किसी भी जीव का एक ही नाम होगा, चाहे वो जिस देश में पाया जाए जीव, उसका नाम एक ही होगा। और दूसरी चीज है कि यह भी निश्चित करता है कि एक नाम किसी दूसरे जीवित जीव को नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई भी जीवित जीव होगा, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस प्रदेश में हो, उसका वैज्ञानिक नाम एक होगा। और अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम कोई निर्धारित हो गया है तो वो किसी भी दूसरे जीवित जीव को वो नाम नहीं दिया जा सकता है। और ये कर्ता कौन है, इसको भी जानना जरूरी है। तो एक है अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ बायोलॉजिकल नामकरण। पौधे और जंतुओं दोनों के लिए कार्य करता है, दोनों के लिए कार्य करता है। एक संस्था है जिसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ बायोलॉजिकल नामकरण संस्था जो है वो पौधे और जंतुओं दोनों के लिए नामकरण का कार्य करता है। और विशेष तौर पे जो एक शाखा इसकी है, अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये पौधों का नामकरण करता है, पौधों का नामकरण करता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ ICBM, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक संस्था है
जो पौधे का नामकरण करती है, और इसी की दूसरी शाखा है जिसको आगे देखेंगे, जंतु के नाम या जंतुओं के नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये संस्था है। ब्रैकेट में इसको कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण की एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ जंतुओं का नामकरण करती है, ICZN द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर वायरसों, ब्रैकेट में इसको क्या कहेंगे, ICVN, वायरसों का नामकरण करती है। और एक चीज है, जो कृषि वाले पौधे हैं, कृषि वाले पौधे हैं, का नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये जो कृषि वाले पौधे, इनका नामकरण जो करती है संस्था, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। जैसे आपने देखा होगा गेहूं और धान की नई नई प्रजातियां आती रहती हैं, तो इनका अध्ययन जो किया जाता है, इनका नामकरण जो किया जाता है, उनका नामकरण करने की जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। और जो वर्तमान में है वैज्ञानिक नाम देने की व्यवस्था को द्विनाम पद्धति कहते हैं। ये जो द्विनाम पद्धति है,
इसके बारे में देखेंगे। तो प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो है वंश नाम होता है और दूसरा भाग जो है जाति नाम पद होता है। जो द्विनाम पद्धति है इसमें एक नाम के दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं वंश नाम पद और दूसरे भाग को कहते हैं जाति नाम पद। अगला पॉइंट है द्विपद नाम पद्धति को प्रचलित करने का श्रेय स्वीडन देश है, स्वीडन निवासी या जो वनस्पति शास्त्री थे कैरोलस लिनियस को जाता है या दिया जाता है। ये जो द्विनाम पद्धति है इसको प्रचलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम कैरोलस लिनियस है और ये स्वीडन देश से बिलॉन्ग करते थे। और अगला पॉइंट है कैरोलस लिनियस ने पौधों के लिए अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, ये उनकी पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में तथा जंतुओं के लिए दसवें संस्करण में जिस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे 1758 में उल्लिखित किया है। कहने का तात्पर्य है कैरोलस लिनियस ने पौधों के लिए अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में ये द्विनाम पद्धति का वर्णन किया है और जंतुओं के लिए जो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक है इसमें 1758 में सिस्टेमा नेचुरे का 10वां संस्करण था, इसमें इस विधि का उल्लेख किया है। इस प्रकार द्विनाम पद्धति पौधों के लिए जीरो 1, 05
1753 से प्रभावी है। पौधों के लिए जो नामकरण की व्यवस्था दी गई द्विनाम पद्धति की, वो 1 मई 1753 से आज तक प्रभावी है। अगला पॉइंट देखते हैं। 5900 5900 जातियों का वर्गीकरण स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक में है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक है लिनियस की, इसमें 5900 जातियों का उल्लेख किया है। और ये जो द्विनाम पद्धति है, इसका अंतरराष्ट्रीय नियम है। तो इसको जानते हैं कि नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम निम्न है या अग्र है। पहला नियम क्या है? वैज्ञानिक नाम का प्रथम भाग प्रजातीय नाम जिसको हम वंश नाम भी कहते हैं, तथा द्वितीय भाग जाति का होता है, जिसको स्पीसीज कहते हैं या कहीं कहीं स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। अगला नियम है प्रजातीय नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, जिसको कहते हैं कैपिटल लेटर, तथा जातीय नाम का पहला अक्षर छोटे लेटर, छोटे अक्षर, जिसको कहते हैं स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। पहला नियम क्या देखा हमने कि जो नाम होगा इसके 2 भाग होंगे। पहला भाग प्रजातीय भाग, दूसरा भाग जाति का भाग होता है। जो प्रजातीय भाग होगा, जिसको जेनेरिक नेम कहेंगे या वंश नाम कहेंगे, उसका पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल से लिखा जाएगा, और दूसरा भाग जिसको जातीय नाम कहते हैं, उसका पहला अक्षर छोटे अक्षर, जिसको स्मॉल लेटर से कहते हैं, लिखा जाता है। जब दोनों शब्द को हाथों से लिखते हैं तो अलग अलग रेखांकित करते हैं, जिसको अंडरलाइन कहते हो।
जब दोनों शब्दों को हाथों से लिखा जाए, हस्तलिखित हो, तो इन दोनों को अंडरलाइन या रेखांकित करते हैं। और जब छपाई की जाए, टाइप, जब छपाई होती है तो इसे इटैलिक, इटैलिक कहते हैं, तिरछा। अक्षरों में छापते हैं। और इससे एक चीज और समझ में आता है कि इसके इटैलिक, इसे इटैलिक में लिखना इसके ग्रीक होने का संकेत है। या जब हम दोनों शब्दों को हाथों से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, और जब टाइप करते हैं, छपाई करते हैं, तो उसको इटैलिक या तिरछा अक्षरों में छापते हैं। और इटैलिक में लिखना यह संकेत करता है कि ये ग्रीक भाषा है या लैटिन भाषा है। और एक पॉइंट है कि लैटिन एक मृत भाषा है। मृत भाषा का तात्पर्य है कि आज के समय में किसी भी देश में लैटिन भाषा बोली नहीं जाती है। जो भी भाषाएं बोली जाती है उनमें बदलाव संभव है। ये लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं हो सकता। इसको एक उदाहरण से देखेंगे कि जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, इसमें मैग्नीफेरा जेनेरिक नाम जिसे कहते हैं प्रजातीय नाम है, और इंडिका जातीय नाम है। ये जो इंडिका है ये एक जात विशेष का नाम है, और मैग्नीफेरा जो है आम के वंश का नाम है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि जो मैग्नीफेरा है ये वंश का नाम है, पहला नाम है, इसलिए इसको कैपिटल में लिखा है, और जो जातीय नाम है उसको स्मॉल लेटर में लिखा है। जब इसको हाथों से लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे। दूसरी चीज है, एक पॉइंट और देखते हैं कि जातीय नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ये
लिन जो है ये लेखक का नाम है और इसका अर्थ है सबसे पहले इंडिका स्पीसीज की, इंडिका जाति का वर्णन लिनियस ने किया। ये जो लिन शब्द है ये लेखक का नाम है और इसका अर्थ है कि इंडिका जाति का वर्णन सबसे पहले लिनियस ने किया था। इस कंडीशन में इसको लिखा जाता है। अगला पॉइंट है लेखक का नाम रोमन भाषा में बड़े अक्षर से शुरू करते हैं। जिसमें कामा या रेखांकित नहीं होता। डायरेक्ट लिन लिख दिया था, LINN ये लिखा था। कैपिटल लेटर से लेखक का नाम शुरू करेंगे और इसमें कोई भी कामा या रेखांकित नहीं होगा। एक पॉइंट और है कि वंश नाम या जाति नाम में 3 अक्षर से कम, 3 लेटर कम और 12 अक्षर से अधिक नहीं होने चाहिए। जो नाम लिखे जाए वो 3 अक्षर से कम ना हो, 12 अक्षर से अधिक ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी चैनल पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।